पटना के आर्थिक अपराध विशेष न्यायालय के न्यायाधीश आफताब आलम जी द्वारा 28 फरवरी 2026 को सुनाया गया पूरे 50 पन्नों का विस्तृत 24 फरवरी 2023 की शाम को पड़ती है। बिल्कुल। पटना की DRI यूनिट के वरिष्ठ खुफिया अधिकारी हैं अभिषेक कमल। उन्हें एक गुप्त सूचना मिलती है और मतलब सूचना की सटीकता इस पूरे मामले का सबसे हैरान करने वाला पहलू है। सच में वो जानकारी बहुत ही स्पेसिफिक थी। हाँ, खुफिया विभाग को केवल ये नहीं पता था कि तस्करी हो रही है। उनके पास ट्रेन नंबर 1243 यानी डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का पूरा विवरण था। ये ट्रेन रात लगभग 9:07 पर पाटलिपुत्र जंक्शन पहुंचने वाली थी। सूचना में स्पष्ट रूप से कोच नंबर B11 और उसकी विशिष्ट सीटों 12, 15 और 16 का भी जिक्र था। और यात्रियों की जानकारी भी थी। जी, ये भी पहले से ज्ञात था कि इन सीटों पर 3 बांग्लादेशी नागरिक सफर कर रहे हैं जो गुवाहाटी से भारी मात्रा में विदेशी सोना लेकर नई दिल्ली जा रहे हैं। इतनी सटीक जानकारी मिलने के बाद DRI की टीम हरकत में आती है और रात करीब 8:30 बजे पाटलिपुत्र स्टेशन पहुंच जाती है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कानूनी मामलों में प्रक्रिया कितनी महत्वपूर्ण होती है और उसका किस तरह से अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए। हाँ, वो सीधे ट्रेन पर नहीं गए थे। बिल्कुल नहीं। DRI की टीम स्टेशन पहुंचकर सीधे प्लेटफॉर्म पर जाकर ट्रेन का इंतजार नहीं करती। अदालत के दस्तावेजों में विस्तार से बताया गया है कि टीम ने पाटलिपुत्र जंक्शन के बाहर एक चाय की दुकान के पास से 2 आम नागरिकों को अपने साथ लिया, मनिंदर सिंह और सिराज अहमद। हाँ, मनिंदर सिंह और सिराज अहमद। उन्हें पूरी स्थिति से अवगत कराया गया और स्वतंत्र गवाह यानी पंच बनने का आग्रह किया गया। इसके तुरंत बाद टीम स्टेशन के रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF कार्यालय गई और वहां के अधिकारियों को इस कार्रवाई का हिस्सा बनाया। सुनने में थोड़ा लंबा प्रोसेस लगता है जब ट्रेन आने वाली हो। लगता है, लेकिन ये कोई रूटीन औपचारिकता नहीं थी। कानूनी दृष्टिकोण से किसी भी जब्ती को अदालत में वैध साबित करने के लिए स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। अच्छा, ताकि एजेंसी पे सवाल न उठे। बिल्कुल। अगर जांच एजेंसी केवल अपने ही अधिकारियों की गवाही पर निर्भर रहती है तो बचाव पक्ष आसानी से ये तर्क दे सकता है कि पूरा मामला मनगढ़ंत है और सबूत खुद प्लांट किए गए हैं। इन स्वतंत्र गवाहों को साथ लेना केस को कानूनी रूप से अभेद बनाने का पहला कदम था। समझ गई। तो दस्तावेजों के मुताबिक ठीक 9:07 पर डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस पाटलिपुत्रा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। DRI के अधिकारी, RPF के जवान और दोनों स्वतंत्र गवाह बिना कोई समय गंवाए कोच B11 में प्रवेश करते हैं और सीधे सीट नंबर 12, 15 और 16 पर पहुंचते हैं, जहां वो तीनों बैठे थे। हाँ, वहां मोहम्मद कमरुज्जमा बादल, मोहम्मद अयूब अली और मोहम्मद साहब अली बैठे थे। अधिकारियों ने अपना परिचय दिया और पूछताछ की। और जाहिर है शुरुआत में उन्होंने मना किया होगा। बिल्कुल। शुरुआत में तीनों ने किसी भी तरह का सोना पास होने की बात से साफ इनकार कर दिया। ये एक बहुत ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। लेकिन जब DRI अधिकारियों ने कस्टम एक्ट के तहत कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए उनकी विधिवत तलाशी लेने की बात कही तो स्थिति बदल गई। दबाव काम कर गया। हाँ, दबाव में आकर उन्होंने स्वीकार किया कि उनके पास विदेशी सोना है। इसके बाद बिना कोई हंगामा किए उन्हें उनके सामान के साथ ट्रेन से उतारकर स्टेशन के RPF कार्यालय लाया गया। और यहाँ पर कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि इस घटनाक्रम का अगला चरण ये दर्शाता है कि तस्करी के तरीके कितने आधुनिक और हमारी रोजमर्रा की चीजों के साथ घुल मिल चुके हैं। एकदम सही। जब रात 10:30 बजे इन तीनों को बुद्धा कॉलोनी स्थित DRI कार्यालय लाया गया तो उनकी और उनके सामान की विस्तृत तलाशी शुरू हुई। मोहम्मद कमरुज्जमान बादल के काले हैंडबैग की जांच की गई। उस बैग में एक मोबाइल चार्जिंग पावर बैंक रखा था, जो कि बहुत ही आम बात है। कोई भी यात्री पावर बैंक लेकर चलता है। बिल्कुल, कोई शक नहीं करेगा। लेकिन जब उस पावर बैंक के आवरण को खोला गया तो उसके अंदर बैटरी की जगह सोने के 10 बुलियन यानी 10 बिस्किट बड़ी सावधानी से छुपा कर रखे गए थे। और मतलब बैटरी निकालकर वहां सोना फिट कर दिया था। हाँ। इसी तरह मोहम्मद अयूब अली के पास एक प्रेसिडेंट ब्रांड का ट्रॉली बैग था। इस ब्रांड के बैग बाजार में बेहद आम हैं। अक्सर लोग सफर में इस्तेमाल करते हैं। इस ट्रॉली बैग के बेस में एक गुप्त कैविटी यानी एक छिपी हुई जगह बनाई गई थी जिसमें 20 सोने के बुलियन रखे थे। और तीसरे आरोपी मोहम्मद साहब अली के ट्रॉली बैग की गुप्त कैविटी से सोने के 7 बुलियन
और 4 सोने के कड़े बरामद हुए। बहुत ही शातिर तरीका था ये। तस्करों की ये रणनीति पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती है कि स्कैनर या सरसरी जांच में ये सामान्य चीजें अधिकारियों का ध्यान आकर्षित न करें। वैसे पावर बैंक या ट्रॉली बैग की लाइनिंग में सोना छुपाना कोई एकदम नया तरीका नहीं है, लेकिन इस केस में जांच एजेंसी की खुफिया जानकारी इतनी सटीक थी कि उन्हें ठीक-ठीक पता था कि सोना किन बैगों में और किस तरह की कैविटी में छुपाया गया है। ये डीआरआई की सूचना प्रणाली की गहराई को दर्शाता है। बिल्कुल। और जब ये सारा सोना निकाला गया तो रात काफी हो चुकी थी। 24 फरवरी की रात और 25 फरवरी के शुरुआती घंटों के बीच डीआरआई के अधिकारियों ने एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रियाबद्ध कदम उठाया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने आधी रात को ही सरकारी पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता यानी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड वैल्यूअर विवेक कुमार गुप्ता को बुद्धा कॉलोनी कार्यालय में बुलवाया। इस सोने का वजन करने, उसकी कीमत का आधिकारिक मूल्यांकन करने और सबसे जरूरी बात, टेस्टिंग के लिए वैज्ञानिक तरीके से सैंपल काटने का काम तुरंत किया जाना था। और ये बहुत जरूरी था। इस मूल्यांकन प्रक्रिया के जो आंकड़े फैसले में दर्ज हैं, वे इस अपराध के पैमाने को स्पष्ट करते हैं। कुल 37 सोने के बुलियन और 4 कड़े बरामद हुए थे। मूल्यांकनकर्ता द्वारा किए गए सटीक वजन के अनुसार ये कुल 4536.090 ग्राम था। लगभग 4.5 किलो विदेशी सोना। सही कहा, लगभग 4.5 किलो। उस समय के बाजार मूल्य के आधार पर इस सोने की कुल कीमत 2,59,69,115 रुपया की गई। बाप रे, करीब 2.6 करोड़ रुपए। और इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य इन सोने के बिस्किटों पर मौजूद था। इन पर यूएई, दुबई, स्विस यानी स्विट्जरलैंड और गल्फ रिफाइनरी जैसे विदेशी रिफाइनरियों के स्पष्ट निशान अंकित थे। ये निशान इतने अहम क्यों होते हैं कोर्ट में? अदालती कार्रवाई में यह साबित करने के लिए कि सोना भारत में नहीं खरीदा गया है, बल्कि इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार से अवैध रूप से लाया गया है। फैसले के वे 50 पन्ने इस मामले का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा पेश करते हैं। जब ये केस पटना के आर्थिक अपराध विशेष न्यायालय में पहुंचा तो बचाव पक्ष के वकीलों ने अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन के दावों को आसानी से स्वीकार नहीं किया। डिफेंस लॉयर्स अपना काम तो करेंगे ही, बिल्कुल। दस्तावेजों में जिरह के दौरान बचाव पक्ष की दलीलों को विस्तार से दर्ज किया गया है। बचाव पक्ष का पहला तर्क ये था कि अगर गिरफ्तारी और जब्ती पाटलिपुत्र स्टेशन पर हुई थी तो उस स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज को अदालत में सबूत के तौर पर पेश क्यों नहीं किया गया? ये एक बहुत ही कॉमन लेकिन मजबूत सवाल है। और दूसरा बड़ा सवाल ट्रॉली बैग्स की पहचान को लेकर था। उनका तर्क था कि प्रेसिडेंट ब्रांड के बैग बहुत आम हैं और कोई भी यात्री उनका इस्तेमाल करता है। इन बैगों पर आरोपियों के नाम नहीं लिखे थे, तो ये कैसे साबित होता है कि ये बैग इन्हीं तीनों के थे? बचाव पक्ष की जिरा बहुत ही तकनीकी और सोची समझी थी। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जब सोने के बुलियन ट्रॉली बैग और पावर बैंक से बरामद हुए तो फोरेंसिक जांच के लिए उन पर से फिंगरप्रिंट क्यों नहीं लिए गए? एक आम इंसान सोचेगा कि फिंगरप्रिंट तो लेने ही चाहिए थे। बिल्कुल। इसके अलावा उनका एक और बड़ा तर्क गवाहों के चयन को लेकर था। बचाव पक्ष ने पूछा कि जिस ट्रेन और डिब्बे में ये तीनों सफर कर रहे थे, वहां मौजूद किसी अन्य यात्री को या ट्रेन के टीटी को स्वतंत्र गवाह क्यों नहीं बनाया गया? मतलब डीआरआई ने सिर्फ उन 2 लोगों को गवाह क्यों बनाया जो उन्हें स्टेशन के बाहर चाय की दुकान पर मिले थे? हाँ, बचाव पक्ष की पूरी रणनीति अदालत में ये संदेह पैदा करने की थी कि ये जब्ती संदिग्ध है, प्रक्रिया में खामियां हैं और शायद इन तीनों नागरिकों को इस मामले में फंसाया गया है। कानूनी दावपेश के नजरिए से देखें तो बचाव पक्ष के ये सवाल केस को कमजोर करने के लिए काफी तार्किक लगते हैं। इन सब दलीलों को पढ़ने के बाद एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि शायद तकनीकी खामियों की वजह से ये केस अदालत में टिक नहीं पाएगा। लेकिन जब मैं फैसले का अगला हिस्सा पढ़ रही थी तो समझ आया कि अभियोजन पक्ष ने कानूनी प्रावधानों और दस्तावेजी सबूतों का एक ऐसा चक्रव्यूह रचा था जिसे तोड़ना बचाव पक्ष के लिए नामुमकिन साबित हुआ। प्रोसिक्यूशन की तैयारी बहुत ठोस थी। बहुत ठोस। अभियोजन पक्ष ने 27 दस्तावेजी सबूत, जिन्हें एग्जिबिट्स कहा जाता है, अदालत में पेश किए। इनमें सबसे अहम था सीमा शुल्क अधिनियम यानी कस्टम एक्ट की धारा 102 के तहत दिया गया नोटिस। हाँ, ये नोटिस बहुत जरूरी होता है। इस धारा के तहत आरोपियों को यह अधिकार बताया गया था कि वे चाहें तो अपनी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी, गैजेटेड ऑफिसर या मजिस्ट्रेट के सामने करवा सकते हैं।
तीनों आरोपियों ने लिखित में अपनी सहमति दी थी कि डीआरआई के अधिकारी उनकी तलाशी ले सकते हैं। और इस पूरे अदालती मामले का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट या सबसे मजबूत आधार था, वो था कस्टम एक्ट की धारा 108 का प्रयोग। ये एक ऐसी कानूनी बारीकी है जो सामान्य आपराधिक कानूनों से बिल्कुल अलग है। वो कैसे? देखिए, सामान्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी के सामने अपना जुर्म कबूल करता है तो उसे अदालत में ठोस सबूत नहीं माना जाता। अच्छा, कोर्ट में वो मुकर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन कस्टम एक्ट की धारा 108 के तहत एक बड़ा अपवाद है। इस धारा के अंतर्गत अगर कोई आरोपी किसी राजपत्रित कस्टम अधिकारी के सामने स्वेच्छा से बयान देता है या अपना अपराध स्वीकार करता है तो वो बयान अदालत में साक्ष्य के रूप में पूरी तरह से मान्य होता है। ओ, ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। इस मामले में तीनों आरोपियों ने धारा 108 के तहत अपना विस्तृत बयान दर्ज कराया था और स्वीकार किया था कि ये सोना उनका है और वे इसे तस्करी करके दिल्ली ले जा रहे थे। ये कबूलनामा बचाव पक्ष के कई तर्कों को अकेले ही खारिज करने के लिए काफी था। दस्तावेजों को देखने से सबूतों की एक और कड़ी खुलती है जो बचाव पक्ष के उस आम ट्रॉली बैग वाले तर्क को ध्वस्त कर देती है। वो IRCTC वाला दस्तावेज? जी, अभियोजन पक्ष के उन 27 दस्तावेजी सबूतों में केवल जब्ती सूची और पंचनामा ही शामिल नहीं था, बल्कि विदेश मंत्रालय को दी गई आधिकारिक सूचना और सबसे महत्वपूर्ण IRCTC का एक पत्र भी शामिल था। इस पत्र ने आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि की थी कि इन तीनों बांग्लादेशी नागरिकों ने ही डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस के कोच B11 में सीट नंबर 12, 15 और 16 बुक की थी। जब यात्रियों की पहचान, उनका टिकट रिकॉर्ड और उनके पास से मिले सामान का पूरा चेन ऑफ कस्टडी एक दूसरे से जुड़ गया तो महज CCTV फुटेज का ना होना या फिंगरप्रिंट का ना लिया जाना इस पूरे मामले को कमजोर नहीं कर सका। इसके अलावा अभियोजन पक्ष ने अदालत में कुल 5 गवाह पेश किए। इनमें जब्ती करने वाले अधिकारी, रात में मूल्यांकन करने वाले विवेक कुमार गुप्ता और DRI के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। और बचाव पक्ष ने इनसे पूछताछ भी की होगी। इन सभी गवाहों से बचाव पक्ष ने लंबी जिरहा की, लेकिन किसी की भी गवाही में कोई विरोधाभास या कोई लूप होल नहीं मिला। घटना का समय, स्थान और प्रक्रिया सब कुछ एक दूसरे से मेल खाता था। इसके विपरीत बचाव पक्ष अपने समर्थन में एक भी गवाह पेश नहीं कर पाया। ये तो उनका केस और कमजोर कर गया। बिल्कुल। और एक और अहम सबूत था उस सोने की वैज्ञानिक जांच। मूल्यांकनकर्ता द्वारा काटे गए 8 सैंपल्स को कस्टम हाउस लेबोरेटरी कोलकाता भेजा गया था। वहां से आई टेस्ट रिपोर्ट ने अदालत में ये अकाट्य रूप से साबित कर दिया कि बरामद की गई धातु 99.9% शुद्ध विदेशी सोना ही थी। मतलब कोई डाउट ही नहीं बचा। कोई डाउट नहीं। ये महज कोई गलाया हुआ स्थानीय आभूषण नहीं था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बुलियन था। न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से अपने फैसले में लिखा कि जब स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर मौजूद हैं, धारा 108 के तहत दिए गए बयान हैं और तमाम दस्तावेजी सबूत एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं, तो जांच में छोटी मोटी तकनीकी कमियों का हवाला देकर मुख्य अपराध को झुठलाया नहीं जा सकता। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? इस लंबी और जटिल कानूनी लड़ाई का, इन तमाम गवाहियों और फोरेंसिक रिपोर्ट्स का अंतिम परिणाम क्या रहा? फैसला तो आना ही था। 28 फरवरी 2026 को विशेष न्यायाधीश आर्थिक अपराध पटना श्री आफताब आलम ने अपना अंतिम और विस्तृत फैसला सुनाया। उन्होंने बचाव पक्ष की उन सभी तकनीकी आपत्तियों को खारिज कर दिया जो CCTV और फिंगरप्रिंट को लेकर उठाई गई थीं। 50 पन्नों के इस ऐतिहासिक फैसले में अदालत ने तीनों आरोपियों मोहम्मद अयूब अली, मोहम्मद साहब अली और मोहम्मद कमरुज़्ज़मान बादल को सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 135 सब सेक्शन 1B के तहत पूरी तरह से दोषी करार दिया। और सजा क्या मिली? इस गंभीर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक अपराध के लिए अदालत ने तीनों दोषियों को 2 वर्ष, 2 महीने और 6 दिन के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इस विस्तृत चर्चा और इस जटिल अदालती फैसले के विश्लेषण में हमारे साथ शामिल होने के लिए सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई गहरी चर्चा के साथ।